हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्लास 12th का फिजिक्स है जो कि आज हम लोग इसमें ये वाला लेक्चर नंबर कंप्लीट करने वाले हैं। और यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कि भाई वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। इसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इसे प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। अब आपके मन में होगा कि ये तो बहुत आसान टॉपिक हैं, क्या ये भी पेपर में आते हैं? हाँ बिल्कुल, ये पेपर में इस तरीके से आते हैं कि पूछ लिया जाता है कि प्रतिरोध की विमा क्या है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्लास 12th के लिए अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई छोटा सा एक MCQ है तो वो है कि प्रतिरोध की विमा। ये पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, इसलिए प्रतिरोध की विमा को आप लोग अच्छे से एक बार तैयार कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, और ये विशिष्ट प्रतिरोध जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे दूसरी तरीके से निकालना होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध आखिर होता क्या है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चालक तार की प्रतिरोध पर निर्भरता किस प्रकार होती है, कि अगर एक चालक तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो फिर क्या होगा, उसका प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाएगा, या फिर किसी चालक तार को छोटा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितने गुना होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और भाई हम लोग बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह अच्छे से समझने के लिए ट्राई करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके आप लोग पिछले वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, सबसे पहले देखेंगे कि विद्युत प्रतिरोध होता क्या है। मैं बता दूं आप लोगों को, अब बहुत पहले से जानते हुए आए हो कि R से इसको लिखा जाता है, ठीक है, प्रतिरोध को, और R जो होता है वो V/I होता है। आप लोग समझ गए होंगे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जब किसी चालक तार में, जब किसी परिपथ में विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें एक धारा बहने लगती है। इस विभवांतर और धारा के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। ये तो आपने लिख लिया, अब ये हम एक एक करके पॉइंट सारे डिस्कस करेंगे। इसे क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब ये जो वैद्युत प्रतिरोध है, इसका सबसे बड़ी बात है कि इसका मात्रक क्या है। एग्जाम में आता है कि इसका मात्रक क्या है, आप तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ इसका मात्रक ओम होता है और इसे इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन इसका एक और मात्रक भी होता है कि V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, और I का मात्रक एम्पियर होता है। इसका मतलब हम लोग यह करके लिख सकते हैं कि वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, ये भी हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। तो ये वोल्ट पर एम्पियर भी इसका मात्रक होता है बच्चों। अब इसके बाद मन में एक सवाल और आता है कि इसकी विमा क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि विमा क्या होती है। मैं एक बार फिर से इसकी परिभाषा बोल देता हूँ, आप लोग इसको चाहो तो लिख सकते हो कि जब किसी परिपथ में वैद्युत विभव लगाया जाता है तो उसमें धारा बहने लगती है। इस बहने वाली धारा नहीं, तो इसके चालक सिरों के बीच का विभवांतर और बहने वाली धारा, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल R से लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका मात्रक ओम होता है, जिसे हम लोग इससे प्रदर्शित करते हैं, या फिर वोल्ट पर एम्पियर भी कह सकते हैं। तो वोल्ट पर एम्पियर को ऐसे हमने लिख दिया। बात आती है कि इसकी विमा क्या है। अगर हम लोगों को R की विमा निकालनी है तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चों V की विमा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग? V की विमा, और V की विमा के बाद अपॉन में लिखेंगे हम लोग बच्चों I की विमा। I की विमा तो बच्चा जानता है कि A होता है, मतलब डायरेक्ट A लिख दोगे। लेकिन सवाल ये आता है कि V की विमा को कैसे निकालेंगे, ये आता है सबसे पहले। तो हम लोग अच्छे से लिखते हैं, देखो समझो अच्छे से। V बराबर होता है क्या, अच्छे से समझना। V बराबर होता है W/Q, ये आप लोग जानते हो बच्चों। और W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और उसके बाद ये अपॉन में Q। इसका मतलब बल की विमा, फिर विस्थापन की विमा, फिर Q की विमा। समझ रहे ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? बल की विमा, ठीक है। क्या लिखेंगे? बल की विमा। बल की विमा के बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे? विस्थापन की विमा। ध्यान से समझना ताकि आपको रटना ना पड़े। और अपॉन में ये किसकी विमा है? Q की विमा। तो अपॉन में Q की विमा, और उसके बाद फिर से I की विमा। ध्यान से समझते जाइएगा। अब बल की विमा तो सब लोग जानते हो कि भाई क्या होता है? MLT-2, ठीक है। तो हमने इसको MLT-2 लिखा, ठीक है। एक चीज़ तो आप लोगों ने मेरी क्लास से जरूर सीखा होगा कि सर कुछ भी डायरेक्ट नहीं बताते। और विस्थापन, भाई ये दूरी की जैसा ही तो है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? L लिखेंगे बच्चों। उसके बाद हम Q के बारे में बात करते हैं। Q बराबर क्या होता है? IT होता है। Q बराबर IT आप लोग 10th से पढ़ते हुए आ रहे हो।
तो I के लिए A लिखते हैं और T के लिए हम लोग T लिखते हैं, है ना। तो ये हमने Q की विमा लिख दिया AT, और उसके बाद धारा को तो आप समझते ही हो कि A ही लिखना है बच्चों। अब सब कुछ ऊपर लेके जाओ तो देखो बच्चों M लिखा हुआ है, L और L 2 बार हो जाएगा, ठीक है। फिर A और A ये भी 2 बार है, लेकिन ऊपर जाने के बाद इसकी पावर माइनस हो जाएगी, है ना। और उसका T ये -2 है, ये भी ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा भाई, 1 है ना, -1 तो -2 -1, ये बन गया बच्चों हमारा क्या, ये बन गया हमारा किसकी बीमा, ये हमारे प्रतिरोध की बीमा बन गई है। यही है हमारी प्रतिरोध की बीमा। समझ गए आप लोग कि प्रतिरोध क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब एक नोट आप लोगों को लिखना है, अच्छे से समझना, एक नोट लिखना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम, अगर हम प्रतिरोध का व्युत्क्रम निकाल लें तो क्या आएगा, ठीक है, ध्यान से समझना। नोट में लिखना है कि वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकता कहलाता है। क्या लिखना है बच्चों कि वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकता कहलाता है, और इसका मात्रक जो होता है वो ओम इनवर्स होता है। क्या होता है बच्चों, ओम इनवर्स होता है। ये हम लोगों को लिखना है कि इसका ये मात्रक होता है। अगर हम लोग इसकी विमा के निकालने की बात करें कि वैद्युत चालकता की विमा क्या होगी, फिर से मैंने बताया नोट में लिखना है कि वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता कहलाता है, और इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध का अगर हम व्युत्क्रम निकालते हैं तो विद्युत चालकता आता है, और अगर प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तो ये ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग कि नहीं। अब इसकी अगर मुझे विमा भी निकालनी हो तो मैंने मात्रक तो बता दिया कि ओम इनवर्स, है ना। और ये सब ये क्या लिखा हुआ है, ये ओम को ही मैंने पूरा खोल के रख दिया है। तो इसी में जो ये सारी घातें आपको दिख रही है ना कि भाई ये +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ -2 है, यहाँ पे -3 है, इनके सारे चिन्हों को बदल डालो। मतलब इसकी बीमा जो हो जाएगी m की पावर -1, l की पावर -2, a की पावर 2 और t की पावर 3, ये बन जाएगा आपका। तो समझ में आ गया कि नहीं, इतना आसान था, ठीक है, कुछ नहीं था। अब हमारी जो दूसरी हेडिंग है वो है बच्चों क्या, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, ये हमारी हेडिंग है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनना बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध। लेकिन एग्जाम में होता क्या है कि कभी कभी ये लिखकर आ जाता है कि प्रतिरोधकता, तो बच्चे उसे क्या समझ लेते हैं, बच्चे उसे समझ लेते हैं बच्चों क्या, कि ये प्रतिरोध ही है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा अंतर बताता हूं। एक होता है प्रतिरोध, मैं बार बार बताता हूं, फिर बता रहा हूं आपको। एक होता है प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोधकता। एक होता है प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता मतलब हो गया कि विशिष्ट प्रतिरोध, और प्रतिरोध तो हमारा आप होता ही है कि हमारा कैपिटल आर। समझ गए। अब एक होता है प्रतिरोधक। इन सब में अंतर है। प्रतिरोधक एक तार होता है जिसका एक गुण होता है, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। फिर उसके बाद ये प्रतिरोध जो आपको देख रहा है ये और एक दूसरा भी है कि उसी से हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अभी मैं आपको एक एक के बारे में अच्छे से बताता हूँ। जब आप क्लास 10th में थे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, और वो पढ़ा था कि विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं, रो ऐसा बनाते हैं हम लोग, है ना। और इसको लिखा कैसे, इसका मीनिंग क्या है, रहू होता है बट इसे रो पढ़ा जाता है, रो। ठीक है, तो समझ में आ रही ना बात, इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। अब फिर से सुनना, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि रो बराबर राल होता है, ऐसा मैंने आपको हिंट में बताया था कि भाई याद करने का तरीका है कि रो बराबर राल, RAL। ठीक, यही फॉर्मूला अभी हमें प्रूफ करके दिखाना है, लेकिन कैसे, वो जरा 12th में दूसरी तरीके से। तो आपको लिखना है बच्चों कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का अनुपात
विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहा मैंने? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक अभी आगे लिखना, अभी रुक जाओ, समझते हैं पहले। मैंने आपको क्या बताया? मैंने बोला कि विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, इतना लिखा। इसे हम लोग किससे लिखते हैं? रो से। और मैंने आपको बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छे से समझना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखा जाता है और धारा घनत्व को हम लोग जे से लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में हमने आपको एक संबंध बताया था कि V/R। ये R क्या था? ये उसकी तार की लंबाई थी, है ना, जो तार हमारा था उसकी लंबाई थी। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग R नहीं ले रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि विद्युत चैप्टर है और इसमें चालक तार की लंबाई L है, जो मैंने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि V/L होता है। ठीक, मैं आज भी बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा धीरे किया है अपने आप को, ताकि मैं चीज़ों को केयरफुली, है ना, और क्लियरली आप लोगों को बता पाऊँ। तो ये हमने क्या बताया कि E बराबर ये बताया था, और साथ ही साथ बच्चों मैंने आपको बताया था कि J जो होता है, मतलब जो धारा घनत्व होता है, वो मैंने बताया था कि एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा, है ना। तो मतलब जो धारा और A पृष्ठीय जो हमारा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा, उन दोनों का अनुपात करेंगे, तो मतलब I/A करेंगे बच्चों। अब I/A करेंगे और उसके बाद अच्छे से देखना बच्चों, ये V/L करेंगे और J तो है 1/J लिखा है, तो ये हमारा हो जाएगा A/I। समझ गए कि नहीं? बताओ, इतना समझ में आया? और ये सब क्या चलता आ रहा है? ये बच्चों रो हमारा चलता आ रहा है। अच्छे से समझना, हम V/I कर लेते हैं, ये ना समझ में आया तो फिर से बताऊं मैं। देखो E को लिखा V/L, J जो लिखा हुआ ना 1/J कर लिया अगर, तो A ऊपर जाएगा, I नीचे आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो वैल्यू पुट करके आप उल्टा कर लो, ठीक है। तो अब बच्चों यहां से हमने क्या लिखा कि V/I कर लिया, A/L कर लेते हैं और ये रो हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना कि हमारा क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। अब अच्छे से फिर से बताऊं मैं आप लोगों को कि जो V/I होता है वो तो R होता है, तो रो बराबर हो गया R और इनटू में हो गया A/L। तो ये बन गया हमारा क्या फॉर्मूला कि रो इक्वल टू R इंटू A/L, रो बराबर राल। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ से उम्मीद है इतना तो समझ में आया ही होगा। अब मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। ठीक, अब बात करते हैं कि इसकी वीमा क्या होती है। भाई वीमा भी तो इंपॉर्टेंट है ना, अगर वीमा नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होगी। और साथ ही साथ मात्रक भी हमको पता होना चाहिए, सारी चीजें हमको पता ही होनी चाहिए। ठीक, अब बच्चों देखो बच्चों, सबसे पहले इसकी मात्रक के बारे में बात करते हैं। मात्रक में हमने बताया कि भाई देखो है क्या, अच्छे से समझना। अगर मैं मात्रक को निकालने के लिए ट्राई करूं तो मुझे पता है कि रो का मात्रक, अगर रो का मात्रक निकालना है तो हमें आर का मात्रक चाहिए, आर के मात्रक के साथ साथ हमें ए का मात्रक भी चाहिए, और हमें अपॉन में किसका और किसका मात्रक चाहिए? एल का मात्रक चाहिए। सभी के बात अच्छे से पता है। अब आर का जो मात्रक है वो तो ओम है, और जो ए का मात्रक है वो बच्चों मीटर स्क्वायर है, क्योंकि वो क्षेत्रफल है, और एल तो हमारी लंबाई होती है, इसका मात्रक मीटर होता है। ये इससे इसको काट देगा तो बचेगा क्या मात्रक हमारा? ओम और मीटर। समझ गए आप लोग? अब हम लोग इसकी बीमा निकालेंगे, रो की बीमा। अब अच्छे से समझना, बहुत आसानी से हम आपको बताएंगे। देखो रो की बीमा निकालना है तो भाई सबसे पहले ओम लिखेंगे। ध्यान से समझना, ओम के लिए हम लोग क्या करते हैं? एम, एल और टी और ए, ये हमने आपको बताया। मैंने एक आपको याद करने का, देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आज के बाद आप प्रतिरोध को नहीं भूलोगे। ठीक, मैं एक तरीका बताता हूँ बच्चों। देखो एम के लिए आप याद रखना 1, इसके लिए 2, इसके लिए 2 और इसके लिए 3। ठीक है, पीछे वाले 2 जो होंगे वो कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। 12 और 23। ठीक, तो इसे तो हम हटा देते हैं, ये तो ओम का हुआ। अब मीटर के लिए हम क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। अभी एल इसके साथ एक और हो जाएगा तो एम हो जाएगा, फिर एल हो जाएगा 3 बार, और टी हो जाएगा हमारा 2 बार, और उसके बाद ए हो जाएगा हमारा फिर से
3 बार तो है ही है। तो ये हमारी क्या हो गई भाई, 12-23 था, अभी 13-23 हो गया है। क्लियर हो गया इतना। ये थी हमारी वीमा और ये था हमारा मात्रक। ठीक, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, देखो ध्यान से। अब हम समझेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध, जो हमने प्रतिरोधकता तो बता दिया है, ठीक है। अब हम समझेंगे चालक तार की प्रतिरोध पर निर्भरता। भाई इस हेडिंग को हम दूसरे नाम से भी लिखेंगे और वो ये लिखेंगे कि चालक तार को प्रभावित करने वाले कारक। ये हेडिंग आप लिख लोगे और इसके बाद हम यहां लिख देंगे चालक तार को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, चालक तार को प्रभावित करने वाले कारक। अब अच्छे से समझना चालक तार को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, अच्छे से समझना। देखो हमने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था प्रीवियस ही लेक्चर में, लेकिन यहां पर भी हम जानते हैं कि अच्छे से समझना, हम जानते हैं कि R बराबर, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में ही आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ml/ne² A टाउ, ये पढ़ा था। तथा हम ये भी जानते हैं कि रो बराबर R बराबर रो L/A। अभी यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है बच्चों, बस उसमें फर्क क्या था कि रो इधर था, R उधर था। इस बार हमने इनको चेंज किया तो A और L भी बदल जाएंगे। कैसे, देखो हम जानते हैं कि रो बराबर RAL, तो हम लोग ये भी जानते हैं ना कि अगर R को हम उधर ही रखेंगे तो L इधर आएगा, तो रो L/A हो जाएगा। समझ गए, सिंपल था। चलो देखो रिकॉर्डिंग सेशन है तो आप इनको कभी भी पीछे करके या कुछ भी करके देख सकते हो। अब इसका पहला पॉइंट अच्छे से समझना, ये मार्क करना थोड़ा पतला चलता है। ठीक, अब हम जानते हैं कि R, इसको देखो और इसको देखो, दोनों को देखो, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः चालक तार की, है ना, तार की लंबाई बढ़ाने पर बच्चों, तार की लंबाई बढ़ाने पर, देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो हम बोलेंगे कि अगर हम L की वैल्यू को बढ़ाएंगे ना तो R का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। अब फॉर एग्जांपल कैसे, मान लो कि आपके पास इतना बड़ा ये चालक तार है, ठीक, आपके पास इतना बड़ा ये चालक तार है और उसके बाद आपने इसको खींचना शुरू किया, अब ये बढ़ के इतना हो गया, मतलब पहले जितना था उसका डबल हो गया। समझ गया ना, तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, अब बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ेगा, सब बताऊंगा आपको भी मैं, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। देखो, अतः तार की लंबाई बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध, अभी मैं कुछ नोट लिखाऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है। ये हमने बता दिया कि चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसके बाद ये हमने इतना लिख दिया कि उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसके बाद आप देखो जरा दूसरा पॉइंट, R इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। यहां से भी देखो, यहां से भी देखो, है ना, तो R इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मेरे मुंह से हमेशा इनडायरेक्टली निकल जाता है यार, है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अतः ये क्या बता रहा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताता है कि अगर इसको बढ़ाओगे ना तो ये कम हो जाएगा, इसको घटाओगे तो ये घट जाएगा, ये बढ़ जाएगा। मतलब अगर ये बढ़ा ना तो ये घटेगा, एक दूसरे के दुश्मन है, बस ऐसा समझ लो। यहाँ पे भाई भाई यहाँ दुश्मनी चल रही है। तो अतः तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाता है। और वाइस वर्सा मीन अपोजिट इसका, है ना, कि अगर आप तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं इतना, ये तो सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी दो नोट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा, वो जो 2 इंपॉर्टेंट नोट हैं। कर दो ना शेयर आपके साथ। चलो अभी आप क्या लिखोगे, नोट। और ये नोट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अच्छे से पढ़ लो, नहीं मोदी जी ये नोटों को भी बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। देखो ये R और L के बारे में पहले हम समझते हैं। अब मान लो कि पहले आपके पास एक तार है, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। मान लो आपके पास एक तार है, इस तार की लंबाई L है, इसका क्षेत्रफल A है अनुप्रस्थ काट का, और इसका प्रतिरोध R है। समझ गए? अब आपका मन किया कि इस तार को हम खींचे, और खींचने के बाद इस तार को हम खींच के 2L कर दें। ऐसा मन किया आपका कि इस तार को खींचकर हम 2L कर दें। जब इसको खींचोगे ना तो इसका जो A है ना वो हो जाएगा A/2। बहुत अच्छे से समझना, इसका क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। और जो R का मान होगा वो हो जाएगा बच्चों 4R। भाई अगर तार को खींच रहे हो ना तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है, और इसको कम कर रहे हो तो ये बढ़ रहा है। भाई देखो ना, ये चीज कम हो गई, देखो बच्चों A से आधा हो गया, ये चीज कम हो रही है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घट रहा है और लंबाई बढ़ रही है और प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। सर जी ये कैसे आपने कर दिया, इसका कोई ना कोई तो फॉर्मूला होगा ना। अब आगे आओ, फिर देखो, अगर मान लो आपका मन किया कि मैं इसको खींच कर इस बार 3L कर लूंगा, तो जो वो आपको दिख रहा है ना वहां पे, ये हो जाएगा A/3। इस बार जो प्रतिरोध होगा ना वो 9R हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। अब इसके बाद जब यहां पहुंचे, हमने कहा कि अब इसको खींचकर पहले 2 गुना खींचा, फिर 3 गुना खींचा, मैंने बोला ना इस बार n गुना खींचो। जब हम इसको n गुना खींचेंगे तो ये जो हमारा A है ना वो हो जाएगा आपका n से डिवाइड। जितना खींचोगे उतना उधर कम होता जाएगा। ठीक, तो अब प्रतिरोध कितना होगा, क्या ये NR हो जाएगा क्या? नहीं यार, भाई देखो क्या हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर 5, फिर 5, फिर 6, 7, 8, अभी n हो गया। भाई हर बार 1-1 बढ़ रहा था ना, यहाँ क्या हर बार 1-1 बढ़ रहा था? नहीं, देखो यहाँ तक 3 बढ़ गया, 3 गुना। भाई देखो, नहीं 4 गुना बढ़ा ना। फिर यहाँ से यहाँ पे देखो, हम गुना बोल ही नहीं सकते कि कितना बड़ा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 9 है, यहाँ n है तो यहाँ n स्क्वायर होना चाहिए। कि भाई अगर ये n है तो ये n स्क्वायर होना चाहिए। क्यों? देखो 2 का स्क्वायर है ना, तो हम बोल सकते हैं कि भाई 2 का स्क्वायर और r, या करके हम बोल सकते हैं 4R। इसको बोल सकते हैं कि 3 का स्क्वायर और r, या करके बोल सकते हैं 9R। यहां पर हम क्या बोलेंगे, n स्क्वायर r। इस बात से क्या पता चल रहा है? इस बात से यह पता चल रहा है कि यदि हम किसी चालक तार को, ध्यान से सुनना, यदि किसी चालक तार को, ध्यान से समझना, यदि किसी चालक तार को खींचकर n गुना कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए, तब उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। समझ में आई बात? इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हो जाता है। क्लियर हुआ अभी आपको अच्छे से? ठीक, अब ये जल्दी से आप लोग नोट कर लो। देखो ये सारी चीजें आपने 10th में भी पढ़ी थी, लेकिन 10th में इतना आपका माइंड उस लेवल में नहीं था कि आप ये सारी चीजें समझ पाओ। अभी धीरे धीरे बड़े हुए, 11th पढ़ा तो वहां से अपने आप ने कुछ सीखने शुरू कर दिया यहाँ से। ठीक, अब आते हैं हम, और अभी इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी होंगे ना लास्ट में जब हम लोग करेंगे।
अभी तो कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से, क्योंकि हम पहले बेस को ही मजबूत करते हैं बच्चों। अब हम क्या करते हैं, अच्छे से समझना कुछ और। अभी ये तो पहला नोट था ना, अभी एक और नोट है, फिर से आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे और फिर से आपको समझना है। अब मान लो बच्चों कि आपके पास एक तार है, इस तार की लंबाई L है, इसका क्षेत्रफल A है और ये प्रतिरोध R है। ठीक, अब आपने इस तार को थोड़ा सा छोटा कर दिया है, कितना, आधा कर दिया है, मतलब पहले L था, इस बार L/2 हो गया, ये A था, इस बार 2A हो गया, मतलब आपने इसको, इसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया है। ठीक, उसके बाद इसका जो प्रतिरोध R है, ये R अभी जो है वो पहले से क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, फिर आगे देखो, फिर आपने इसको और छोटा कर दिया है, इस बार आपने L/3 कर दिया है और उसके बाद मतलब 3 गुना छोटा कर दिया तार को, और ये 3 गुना आपने उसका लंबाई बढ़ जाएगा, तो मतलब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, सॉरी, है ना। अब इस बार हो गया R/9। इसी तरीके से अगर मैं इसको छोटा कर दूं, कितना, L/n, और ये हो जाएगा Na, तो प्रतिरोध हो जाएगा R/n²। कुछ समझ में आया आप लोगों को, क्लियर हुआ कि अगर किसी तार को n गुना, देखो बच्चों, 1/n गुना छोटा कर रहे हैं, तो हम लोग नोट में लिखेंगे, नोट नंबर 2 लिखेंगे इसी प्रकार, यदि किसी तार की यदि किसी तार की लंबाई को, यदि किसी तार की लंबाई को 1/n गुना कर दिया जाए, तब 1/n मतलब छोटा कर दिया जाए, तब उसका प्रतिरोध बच्चों 1/n² गुना मतलब ये छोटा हो रहा है बच्चों, छोटा मतलब n गुना हो जाता है। तो उम्मीद है इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो देखो बच्चों, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर इसी तरीके से n का स्क्वायर। तो ये तो कहानी थी कि कैसे चालक तार को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये हमने सारी चीज़ें बता दी। अब अगले जो वीडियो में हमारा टॉपिक होगा वो होगा बच्चों प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव, और उसके बाद हम बात करेंगे अतिचालकता की, और ओमी और अनोमीय परिपथ, और साथ ही साथ गत्यात्मक प्रतिरोध। ये 4 टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप के हैं, लेकिन हम इनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ट्राई करेंगे। उसके बाद फिर विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, किलोवाट घंटा और प्रतिरोधों का संयोजन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।